Hello students. So now we have to start chapter 2, some basic concepts of macroeconomics. Class 12th. इसमें हमें पढ़ना है कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, जो आपके सेकंड यूनिट में मीन सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है। आपको पता है कि हम बहुत सारी मिलियन बिलियन प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो शायद हमने देखे भी नहीं होंगे। अगर हम एक पेन की भी बात करते हैं तो हमें पता भी नहीं होगा कि पेन को बनाने वाली कितनी कंपनी हैं, कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो पेन का प्रोडक्शन कर रही है, हमें पता भी नहीं है। अगर हम नोटबुक की बात करते हैं तो हमें उसका भी नहीं पता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन द इकोनॉमी। काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो हम यूज़ करते होंगे, आपने नहीं देखे होंगे। काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो आप यूज़ करते होंगे, हमने नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तभी कहते हैं काउंटलेस मीन्स अनकाउंटेबल प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। हमें पता भी नहीं है सबका तो। ठीक है, उसके बेस पर, ठीक है, उन प्रोडक्ट को, जो काउंटलेस प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस्ड होते हैं और कंज्यूम्ड होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है मेनली टू बेसिस होते हैं उसके। सबसे पहला जो बेस है वो है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फर्स्ट पॉइंट इज फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सेकंड, कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट आर द फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स हम किसको बोलते हैं? तो कहता है फाइनल गुड्स, मैंने बहुत शॉर्ट में वीडियोस बनाई हैं, ये बहुत शॉर्ट में मैंने सब कुछ लिखा है, एक एक पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट सर्च करके तब मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला पॉइंट है आपका कि फाइनल गुड वो गुड होते हैं विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की जितनी भी प्रोसेस है ना, वो सारे क्रॉस कर चुके हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर को अगर असेंबल करना है, कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए आपको पता है कहीं पर उसकी हार्ड डिस्क बनती है, कहीं पर उसका माउस बनता है, ठीक है, डिफरेंट जो भी उसकी यूनिट होगी, कहीं पर उसका कीबोर्ड बनता है, कहीं पर उसका मॉनिटर बनता है, कहीं पर उसका सीपीयू बनेगा। मतलब अलग अलग पार्ट, अलग अलग प्रोड्यूसिंग यूनिट में प्रोडक्शन होगा। अगर हम बात करें बिस्किट की, ठीक है, तो बिस्किट बनाने से पहले जो प्रोसेस होगा, गेहूँ को प्रोडक्शन करने का प्रोसेस होगा। उसके बाद में उसको आटे में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद में कहीं जाकर उसको बिस्किट में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है एक प्रोडक्ट तब फाइनल गुड कहलाएगा अगर वो प्रोडक्शन की सारी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुका होगा और रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूजर। जिसको उसे यूज़ करना है उसके यूज़ के लिए भी तैयार है। आपने कहा कि बिस्किट खाने हैं, आपको आटा ला के दे दिया, आपको चीनी ला के दे दी, क्या आप उसको यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते। समझ आया? ठीक है, तो फाइनल तब होगा जब आपके यूज़ के लिए आपको कुछ टाइप करना है, आपको हार्ड डिस्क ला के दे दी, कीबोर्ड ला के दे दिया, सीपीयू अलग से ला के दे दिया, जितने भी पार्ट्स सब ला के दे दिए, लेकिन उसको असेंबल नहीं किया, उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डाला, तो क्या वो आपके यूज़ के लिए रेडी है? नहीं। अगर उसको असेंबल कर दिया जाएगा, उसमें सॉफ्टवेयर सारे डाल दिए जाएंगे, तभी वो आपके यूज़ के लिए रेडी होगा। तो उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं फाइनल गुड। तो पहला पॉइंट कि प्रोडक्शन की सारी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुका हो। दूसरी लाइन कि जो फाइनल यूज़र है जिसको उसे यूज़ करना है उसके लिए वो क्या हो? रेडी हो। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है फाइनल गुड्स जो होती हैं वो आपकी दो तरह की होती हैं। एक तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो किसके द्वारा यूज़ की जाती है? कंज्यूमर्स के द्वारा यूज़ की जाती है। जैसे बटर और ब्रेड। क्या? बटर और ब्रेड कंजप्शन गुड्स हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स।
इन पे जो खर्च किया जाता है उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स इज नोन एज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वन इज फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब आपको पता है प्रोड्यूसर गुड्स कौन यूज़ करेगा, प्रोड्यूसर यूज़ करेगा। तो प्रोड्यूसर किसको यूज़ करता है, मशीन को यूज़ करता है। जनरली मशीन को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर, इनको यूज़ करके प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है। इनको खरीदने के लिए जो खर्च किया जाता है दैट इज़ नोन एज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। सो द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। आपका जो फाइनल गुड्स का एक्सपेंडिचर होता है वो इन दोनों का सम अप होता है। कंजप्शन भी होते हैं उसमें और इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, तब जाके वो क्या बनता है, एक्सपेंडिचर और फाइनल गुड्स। क्योंकि फाइनल गुड आपकी दो तरह की हैं जैसे बताया यहाँ पे। यहाँ पर नोट करने वाली बात है अब कि आपने जो पढ़ा फाइनल गुड्स, कि जो आपका फाइनल गुड्स है, फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड किया जाता है। मीन्स ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। के नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में केवल आपका जो फाइनल गुड्स है उनकी वैल्यू को ही इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरमीडिएट गुड्स। कहता है इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा होता है, तो यहाँ पर बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स लाइक वुड फॉर फर्नीचर। फर्नीचर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, ठीक है। नोटबुक बनाने के लिए हमें पेपर चाहिए, ठीक है। बिस्किट बनाने के लिए हमें फ्लोर चाहिए, आटा चाहिए, चीनी चाहिए। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं, कहता है विच हैव येट नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। जिन्होंने अभी तक प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, वो गुड्स आपकी इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स। और कहता है ये ऐसी गुड्स होती हैं जिनकी वैल्यू में अभी एडिशन करना बाकी है। कैसे, एक किसान ने शुगर केन का प्रोडक्शन किया, उसने जो सीड्स यूज़ किए या जो कटिंग यूज़ की उसमें, उस कटिंग का वैल्यू मान लिया 20 रुपीज़ है। अब उसको यूज़ करके उसने शुगर केन का प्रोडक्शन किया, तो शुगर केन का प्रोडक्शन करने के बाद में उसको सेल करेगा तो 20 रुपीज़ में सेल नहीं करेगा, उससे ज़्यादा में सेल करेगा। मान लिया 2000 में सेल कर रहा है, तो उसने 20 को 2000 का बनाया। मीन्स इसने वैल्यू एडिशन किया 1980। अब ये शुगर केन का प्रोडक्शन जो हुआ है, जो फार्मर ने किया है, ये इसको भेजेगा शुगर इंडस्ट्री के पास। शुगर इंडस्ट्री क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा शुगर में। तो शुगर केन और शुगर के प्राइस में आपको पता है डिफरेंस होता है। अगर शुगर की अगर प्राइस की बात करें तो हाई होता है इन कंपेयर टू शुगर केन, ठीक है। और आपको पता है शुगर, अगर हम शुगर की बात करें तो वो आपका फाइनल गुड कहलाता है, क्योंकि कंज्यूमर के लिए रेडी है, ठीक है। कंज्यूमर के लिए रेडी है कंजप्शन के लिए, कंज्यूमर उसको यूज़ कर सकता है अपने कंजप्शन के लिए, ठीक है। दूसरा, अब उसकी वैल्यू में एडिशन होना बाकी नहीं है। तीसरा, वो अपनी सारी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है, तो ये आपका इंटरमीडिएट गुड्स होती है। सो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज काइंड ऑफ गुड्स विच हैव क्रॉस्ड ऑल द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड द वैल्यू इज स्टिल टू बी एडिड टू दिस वैल्यू। और उनके प्राइस में अभी भी, ठीक है, एडिशन होना बाकी है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। उसका रीज़न, क्योंकि ये पहले से ही आपकी फाइनल गुड की वैल्यू में ऐड हो चुकी हैं। अगर इनकी वैल्यू को नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड करते हैं
तो वहाँ पर डबल काउंटिंग प्रॉब्लम एराइज हो जाती है, इसलिए इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, क्या सेम गुड्स फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकती है? तो यहाँ पर कहता है सेम गुड फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकती है। इसके डिफरेंस को जानने के लिए हमें क्या देखना होगा कि वो जो प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है उसका एंड यूज़ क्या है। मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूज़ ऑफ द गुड्स ऑफ द प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट का एंड यूज़ जो किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, शुगर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर इंटरमीडिएट होगी। एक प्रोड्यूसर शुगर को यूज़ कर सकता है स्वीट्स बनाने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए। तो अगर प्रोड्यूसर यूज़ करता है देन इट इज़ इंटरमीडिएट। अगर वो रीसेल के लिए भी अगर परचेज करता है ना तो भी वो इंटरमीडिएट होगा, क्योंकि वो अपने फाइनल यूज़ के लिए परचेज नहीं कर रहा है, वो रीसेल के लिए परचेज कर रहा है, तो भी वो इंटरमीडिएट होगा। एंड शुगर यूज्ड बाय हाउस होल्ड वो आपका फाइनल गुड होगा। अगर एक हाउस होल्ड सेक्टर अगर शुगर को परचेज करता है तो फाइनल यूज़र की फॉर्म में परचेज करेगा, उसको यूज़ करने के लिए परचेज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कंजप्शन गुड्स। कहता है कंजप्शन गुड्स जो है मेनली देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कंजप्शन गुड्स। 4 तरह की होती है भाई। ठीक है, वो 4 तरह की कौन सी होती है? सबसे पहले होती है ड्यूरेबल, नाम से पता चलता है ड्यूरेबल, जिसका कुछ ड्यूरेशन होता है। ठीक है, तो ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं दैट कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू। ऐसा प्रोडक्ट जिनको हम सेवरल ईयर कम से कम 5 साल, कम से कम 5 साल यूज़ कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। और आप इतने टाइम के लिए अगर आप किसी गुड को यूज़ करना चाहोगे तो उसकी वैल्यू भी काफ़ी हाई होगी, मीन्स काफ़ी कॉस्टली होती है। जैसे कि कार, स्कूटर, मीन्स कोई गाड़ी, कोई मशीनरी अगर आप परचेज करते हो तो वो आपका क्या कहलाएगा? ड्यूरेबल गुड्स कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नाम से पता चलता है सेमी ड्यूरेबल। These goods are those kind of goods which can be used for a period of 1 year or slightly more than 1 year। ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल प्रोडक्ट या सेमी ड्यूरेबल गुड्स। इनकी जो वैल्यू होती है वो ड्यूरेबल गुड्स के कंपैरिजन में कम होती है। जैसे कहा क्लोथ्स ज़्यादा कीमती नहीं होते। एक गाड़ी खरीदने जा रहे हो लाखों में होती है, कपड़े खरीदने जा रहे हो तो हज़ारों में हो सकते हैं। स्कूटर और ये खरीदने जा रहे हो, इसके कंपैरिजन फर्नीचर खरीदने जा रहे हो, इनके कंपैरिजन में ये इनकी कॉस्ट कम होती है। क्रॉकरी का सामान उनकी कॉस्ट कम होती है। जनरली इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो 1 साल या उससे थोड़े से ज़्यादा चलते हैं, 2 साल 3 साल, इतना एक्सपेक्टेशंस इतनी होती है। मोबाइल यूज़ करते हो आप तो आपको पता है चल जाए तो चल जाए, नहीं चले तो 2 दिन में ख़राब हो जाए। ठीक है, हेडफोन लेके आए हो, चल जाए तो ठीक है, नहीं तो 2 दिन 4 दिन में ख़राब हो जाए। ठीक है, स्पीकर लेके आए हो, सेम उसका भी यही होता है। ठीक है, जिसे होम थिएटर कहते हैं। तो ये होते हैं सेमी ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबल दैट कैन बी यूज्ड मोर देन 5 ईयर और यू कैन से फॉर सेवरल ईयर यू कैन यूज्ड आर नोन एज द ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, इनकी वैल्यू कैसी होती है? हाई वैल्यू होती है, मीन्स कॉस्टली होते हैं। सेमी ड्यूरेबल जिनको 1 साल 1 साल से थोड़ा ज़्यादा, 2 साल 3 साल 4 साल
जिनकी वैल्यू ड्यूरेबल गुड्स के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। कहता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती है? कहता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब जिन्हें हम सिंगल यूज़ प्रोडक्ट बोलते हैं, जिनका कोई ड्यूरेशन ही नहीं होता, खाना खा लिया तो खा लिया, जो हमारे पेट में चला गया थोड़ी ना दोबारा हम उसको खा सकते हैं। ठीक है। कहता है कैन बी यूज्ड इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। एक बार ही कंजप्शन कर सकते हैं, हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। एंड आर ऑफ रिलेटिवली लो वैल्यू, और इनकी वैल्यू जो होती है थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी सॉरी मतलब काफ़ी कम होती है। जैसे मिल्क की अगर बात करें तो 60-70 रुपये किलो मिल जाता है। इंक की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी सस्ती मिल जाती है। एलपीजी सिलेंडर की अगर बात करते हैं तो 1000-1200 रुपये का, कहने का मतलब काफ़ी कम वो होती है। मिल्क आपने पी लिया तो ठीक है, और पीना है तो और लेके आओ, दूसरे घर में मेंबर को पीना है और लेके आएगा। इंक आपने यूज़ कर ली, उसके यूज़ करने के बाद में आपको और यूज़ करना है तो और लेके आओ। एलपीजी सिलेंडर सेम वही चीज़, मीन्स इनका कोई ड्यूरेशन ही नहीं होता, हमने एक बार यूज़ कर लिया तो दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते, और इनकी वैल्यू क्या होती है? काफ़ी लो होती है। नेक्स्ट कहता है सर्विसेज। सर्विसेज ऐसे प्रोडक्ट होते हैं दैट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे आपको बताया जाता है कई बार, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो पढ़ा के जब वो निकल जाएगा तो क्या प्रूफ है उसने आपको पढ़ाया है या आपसे वो बातें करके निकल गया है? ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता उनका। तो कहता है इसलिए सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं। सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं, मीन्स जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। आप बीमार हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, ठीक है, आपको कुछ और सर्विस लेनी है, किसी और के पास जाओगे। मान लिया लॉयर के पास जा रहे हो, काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग के पास जा रहे हो, काउंसलर के पास जा रहे हो, तो ये सर्विसेज होती हैं। और हमें इन चारों की ज़रूरत होती है। हम ड्यूरेबल गुड्स भी परचेज़ करते हैं, नॉन ड्यूरेबल परचेज़ करते हैं, ठीक है, सेमी ड्यूरेबल परचेज़ करते हैं, और सर्विसेज का भी कंजप्शन करते हैं। सभी का कंजप्शन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब ये 4 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। कंजप्शन गुड्स को 4 पॉइंट में क्लासीफाई किया था, वो चारों पॉइंट ये थे। नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें कि कैपिटल गुड्स आर द फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, कि प्रोड्यूसर की जो फिक्स एसेट्स होती हैं ना, वो कैपिटल गुड्स हैं। मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब उसकी कैपिटल गुड्स हैं। विच कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। ऐसी गुड्स जिनको प्रोडक्शन प्रोसेस में कई सालों तक यूज़ किया जा सकता है, जिसके बेनिफिट कई साल तक इंजॉय किए जा सकते हैं। एंड आर ऑफ हाई वैल्यू, और जिनकी जो वैल्यू होती है काफ़ी हाई होती है, काफ़ी कॉस्टली होती है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डेप्रिसिएशन। कहता है डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन को सिंपल से वर्ड में हम पढ़ेंगे। कहता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल का, मशीनरी का, प्लांट का, बिल्डिंग का, इन सब का भी डेप्रिसिएशन होता है, इन सब का भी कंजप्शन होता है। देखा होगा ना, इन सब के बदले में रेंट दिया जाता है ना, तो इन सब का भी कंजप्शन होता है। और कंजप्शन होने के कारण जैसे हम किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो वो पुराना भी हो जाता है, वो टूटता फूटता भी है, उसके कारण उसकी वैल्यू में जो रिडक्शन आता है दैट इज़ नोन एज द डेप्रिसिएशन। मीन्स डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कैपिटल गुड्स, कि कैपिटल गुड्स की वैल्यू में जो रिडक्शन आता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। रिडक्शन का मतलब कमी, घटना, प्राइस कम होना। उनके क्या कारण होते हैं? नॉर्मल वियर एंड टीयर। काम कर रहे हो तो भाई उस पर स्क्रैच भी आएंगे, टूटेगी भी, फूटेगी भी। काम कर रहे हो तो एक्सटेंड भी हो सकता है। अगर काम कर रहे हो तो
आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट आउटडेटेड भी हो जाता है, तो इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसिस। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं वो होते हैं आपके डेप्रिसिएशन के रीजन। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टॉक एंड फ्लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके चैप्टर का। स्टॉक और फ्लो क्या होते हैं? कहता स्टॉक रेफर्स टू क्वांटिटी मेजर्ड। स्टॉक वो क्वांटिटी होती है जिसको मेजर किया जाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि भाई अभी पानी की टंकी में कितना पानी है, 20 लीटर है, 200 लीटर है, 500 लीटर है, 1000 लीटर है, दिस इज़ द स्टॉक। 4 बजे कितना पानी था, 10 बजे कितना पानी था, अभी आपकी पॉकेट में कितना पैसा है, दैट इज स्टॉक। एग्जाम्पल कैपिटल। ठीक है, एक प्रोड्यूसर के पास कितना कैपिटल है। बैंक डिपॉजिट, तो अभी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। वेल्थ, आपके पास कितना धन है। तो स्टॉक वो क्वांटिटी होती है जिसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है। नेक्स्ट होता है फ्लो। फ्लो भी एक क्वांटिटी होती है, बट इसको जो मेजर किया जाएगा वो किया जाएगा ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। 4 घंटे में, 2 घंटे में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 साल में, 10 साल में। ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड होता है कि भाई 4 घंटे में आपने कितना पानी यूज़ किया। ठीक है, 10 दिन में कितना पानी यूज़ किया। तो ये आपका फ्लो है। फ्लो का मतलब होता है बहना, स्टॉक का मतलब अभी पड़ा हुआ है। स्टॉक और फ्लो एक दूसरे पर इन दोनों की म्यूचुअल डिपेंडेंस है। अगर स्टॉक ही नहीं होगा तो फ्लो कहाँ से होगा, फ्लो नहीं होगा तो स्टॉक क्या करोगे आप। अगर पानी का कोई यूज़ ही नहीं है, पानी का यूज़ ही नहीं है, तो आप टंकी में पानी क्यों भरोगे, और टंकी में पानी भरने का मतलब आप स्टॉक क्यों बनाओगे। समझ आ रहा है। और अगर स्टॉक बना है तो उसका फ्लो भी होगा, आप उसको यूज़ करोगे तो पानी तो बहेगा ना, यूज़ तो होगा ना, उसका एक ड्यूरेशन भी होगा, तो आपका फ्लो। तो स्टॉक और फ्लो आपस में इन दोनों की क्या म्यूचुअल डिपेंडेंस है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। कहता है इकोनॉमी के जो सेक्टर होते हैं 4 सेक्टर, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला सेक्टर होता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर। यह हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर में कंज्यूमर्स को इंक्लूड करते हैं जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। सेकंड होता है आपका कि हाउस होल्ड सेक्टर्स को बोला जाता है जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, और आपके जो फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, उन फैक्टर्स का ओनर भी यही होता है। जितने भी फैक्टर निकलते हैं वो सारे के सारे फैक्टर मीन्स रिसोर्सेज, सारे के सारे फैक्टर जो निकलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर से निकलते हैं। इसलिए हाउस होल्ड सेक्टर को ओनर कहा जाता है, किसका, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स के ओनर होते हैं कौन, हाउस होल्ड सेक्टर। तो पहला पॉइंट कंज्यूमर होते हैं, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। दूसरा काम क्या होता है कि प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं उनके ओनर होते हैं। नेक्स्ट प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर कौन होता है, कहते हैं इस प्रोड्यूसर सेक्टर में जितनी प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं इकोनॉमी में उन सबको इंक्लूड करते हैं। दूसरा, ये जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है वो क्या करता है, आपके जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं उनको यूज़ करता है। कौन कौन से फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकी हेल्प से प्रोडक्शन करता है। थर्ड सेक्टर इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट सबसे पहले इसका जो मेन मोटो होता है वो होता है एज अ वेलफेयर एजेंसी। वेलफेयर एजेंसी का मतलब सामाजिक कल्याण के लिए काम करता है। सामाजिक कल्याण के लिए काम करेगा तो किस तरह करेगा, लॉ और ऑर्डर्स की फॉर्म में ये कानून बनाता है कि जिससे कि सामाजिक कल्याण रहे, आपकी इकोनॉमी में शांति बनी रहे। नेक्स्ट जो पॉइंट है गवर्नमेंट सेक्टर और क्या करता है, ये प्रोड्यूसर भी होता है और कंज्यूमर भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है और गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम भी करता है। मीन्स कंज्यूमर जो प्रोडक्ट हैं उनको परचेज भी करता है अपनी आर्मी के लिए, अपने सामाजिक कल्याण के लिए। नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है एक्सटर्नल सेक्टर को। इसमें अदर कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है। इसमें आपकी जो कंट्री आती है वो कौन कौन सी आती हैं,
सॉरी, मतलब इसमें आपके जो नेबरिंग कंट्री हैं वो आती हैं। उन नेबरिंग कंट्री से क्या हमारा रिलेशन होता है, वहाँ पर हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, इंपोर्ट भी करते हैं। ये सेक्टर जो एक्सटर्नल सेक्टर है, वहाँ से इंपोर्ट भी किया जाता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है किसका, गुड्स और सर्विसेज का। और फ्लो ऑफ कैपिटल, हम कैपिटल गुड्स को भी, कैपिटल गुड्स की फॉर्म में भी हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपने देखा है, यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका टू सेक्टर फ्लो, जो आपके सिलेबस में है। अगर हम टू सेक्टर फ्लो की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दो सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसका दूसरा नाम है फर्म। ये दो सेक्टर होते हैं। अगर हम बात करते हैं दो सेक्टर, यहाँ से ये दो सेक्टर इसको क्या दे रहे हैं, तो यहाँ से आपका जा रहा है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड फोर्थ वन इज एंट्रीप्रियोनर। ठीक है, एंट्रीप्रीनियर। ये जो आपके चार फैक्टर्स हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर से, जैसे आपको आपने पढ़ा था कि हाउस होल्ड सेक्टर इनका ओनर होता है, तो ये इसको प्रोवाइड करेगा किसके लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। अब ये फर्म इसको क्या देगी, फर्म इसको देगी गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का ये प्रोडक्शन करेगा, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा, और गुड्स सर्विसेज को कौन कंज्यूम करेगा, कौन परचेज करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर परचेज करेगा। तो यहाँ से इनके पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर गया फर्म के पास, और यहाँ से इस फर्म ने इनको क्या दिया, इनको यूज़ करके गुड सर्विस का प्रोडक्शन किया, किसके लिए, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। तो इसे हम बोलते हैं रियल फ्लो। ये आपका होता है रियल फ्लो। रियल का मतलब होता है वास्तविक। ठीक है, क्या वास्तविक मीन्स वस्तुओं की फॉर्म में क्या गया है। तो यहाँ से फर्म के पास गया लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और यहाँ से गया है गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसको बोलते हैं रियल फ्लो। एक फ्लो और आपका होता है जिसे हम बोलते हैं मनी फ्लो। इस मनी फ्लो में भी सेम वही देखेंगे हम, हमारा सेम वही हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकेंड वन इज फर्म। अगर मनी की बात करते हैं तो यहाँ पे पैसा कैसे आएगा, यहाँ से मनी आया इनके पास किस फॉर्म में, जो फैक्टर्स दिए थे उनके बदले रेंट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, वेज एंड सैलरी मिलेगा, और नेक्स्ट होता है प्रॉफिट। इन सब की फॉर्म में ये फर्म इनको पेमेंट करेगी एज अ फैक्टर पेमेंट। लैंड के बदले ये, कैपिटल के बदले ये, लेबर को ये मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को ये मिलेगा। उसके बाद में ये सारे पैसे को खर्च कर देंगे किस पर, फर्म पर। क्या खरीदने के लिए, गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट के लिए। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये मनी फ्लो है। पैसा यहाँ से इनके पास गया, फिर यहाँ से इस फॉर्म में इनके पास आ गया, फिर वापस इस फॉर्म में इसके पास, फिर वापस इनके पास। इसे बोलते हैं मनी फ्लो। ठीक है, मनी फ्लो। तो मनी फ्लो में मनी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाती है। यहाँ से मनी गुड्स और सर्विस की पेमेंट करने के लिए फर्म के पास आ गई, फर्म ने फिर खर्च किया प्रोडक्शन करने के लिए, उसे फैक्टर चाहिए, फैक्टर को के बदले उसे पेमेंट करनी पड़ेगी रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट की फॉर्म में। पैसा इसके पास आ गया, फिर वापस पैसा इसके पास आएगा, इसके पास आएगा। यहाँ पर कुछ भी सेव नहीं किया जाता, यहाँ पे एजम्पशन ली जाती है कि जितना भी पैसा हाउस होल्ड सेक्टर अर्न करता है वो सारा खर्च कर देता है गुड्स और सर्विसेज को खरीदने पे। फर्म जितना भी खर्च करती है, जितना भी अर्न करती है, ठीक है, इसके पास जितना पैसा आएगा वो सारा खर्च कर देगा रिसोर्स को खरीदने के लिए, मीन्स फैक्टर्स को खरीदने के लिए। ठीक है, अब ये कहता है कि जो फ्लो होता है, फ्लो का क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे फ्लो का फ़ायदा होता है, मेन जो पॉइंट होता है फ्लो का, मतलब जो हम फ्लो पढ़ते हैं या सेक्टर जो पढ़ते हैं, ठीक है, इनकम फ्लो जिसको बोला जाता है, ठीक है, इनकम फ्लो मॉडल जो हम पढ़ते हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है।
तो इसका सबसे पहले फ़ायदा होता है, ये हमें बताता है इंटरडिपेंडेंस, कि ये सेक्टर इस पर किसके लिए डिपेंड है और ये सेक्टर इस पर किसके लिए डिपेंड है। तो हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में आपने पढ़ा था कि ये आपके गुड्स और सर्विसेज के कंज्यूमर होते हैं और फैक्टर्स के, जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके ओनर होते हैं। ये आपके प्रोडक्शन फैक्टर के, जो आपके फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, उनके यूज़र होते हैं और गुड्स और सर्विसेज के लिए जो प्रोडक्शन किया जाता है वो ये करते हैं, ठीक है। तो इनसे पता चलती है कि भाई ये क्या काम करता है हाउस होल्ड सेक्टर के लिए और ये क्या काम करता है फर्म के लिए। तो इसलिए हमें इंटरडिपेंडेंस की पता चलता है कि इंटरडिपेंडेंस कैसे है। सेकंड जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है कि इस फ्लो से हमें पता चलता है फुल डिस्क्रिप्शन, इनकम का डिस्क्रिप्शन पता चलता है कि जो हमारी नेशनल इनकम है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, किस फॉर्म में कैलकुलेट की जाती है, किसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, और इनकम के सोर्सेज क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी अगर आपको लगता है देन यू कैन सेंड इट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।